बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 कब होगा, कहां से होगा, यह खौफ पाकिस्तानी आर्मी में अभी भी बना हुआ है। आज पाकिस्तान का यह डर अमित शाह ने और ज्यादा बढ़ा दिया। आज तमिलनाडु से पाकिस्तान को अमित शाह ने चेतावनी दे डाली। अमित शाह ने यह साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी बंद नहीं हुआ। पाकिस्तान अगर नहीं सुधरा तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। भारतीय सेना ने 100 किलोमीटर अंदर घुसकर आतंकी अड्डों को तबाह किया था और आज पाकिस्तानी बॉर्डर के पास इंडियन एयरफोर्स ने एक बड़ा युद्धाभ्यास भी किया है। इस युद्धाभ्यास पर इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक सबकी नजरें टिकी हुई थी। पाकिस्तान की पूरी वॉर पॉलिसी चाइनीज वेपन्स पर टिकी हुई है। फाइटर प्लेन से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम तक पाकिस्तान के पास सारे के सारे हथियार चाइनीज हैं। चीन पाकिस्तान को आगे करके अपने जंग के मैदान पर हथियारों की टेस्टिंग करना चाह रहा है, लेकिन इस बार इम्तिहान पाकिस्तान और चीन दोनों को देना होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच चीन भी युद्ध में कूदेगा। क्या भारत 2 फ्रंट वॉर की तैयारी कर रहा है? मोदी ने सिंदूर से खींची रेड लाइन। 87 घंटे इंडिया और पाकिस्तान के बीच 87 घंटे की लड़ाई के बाद अब आगे क्या होगा? इस सवाल के जवाब से पहले कुछ और जानना ज्यादा जरूरी है। पहलगाम हमले से ठीक 169 दिन पहले पाकिस्तान में क्या हो रहा था? 2 नवंबर 2024 पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एयरबेस में चाइनीज फाइटर और पाकिस्तानी फाइटर्स उड़ान भर रहे थे। यह पाकिस्तान की अब तक की सबसे एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एक्सरसाइज थी। इस युद्धाभ्यास में चाइनीज टीम पाकिस्तानी एयरफोर्स को खास ट्रेनिंग दे रही थी। J-10 से PL-15 मिसाइल का सटीक इस्तेमाल, चाइनीज AESA रेडार, HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, हवाई हमले वाला वार्निंग सिस्टम। इस एयर वॉर एक्सरसाइज का नाम इंडस शील्ड दिया गया। ऐसा दावा किया जाता है कि यह वॉर एक्सरसाइज का आइडिया चाइनीज मिलिट्री थिंक टैंक का था। हथियार चाइनीज हो और चलाने वाले पाकिस्तानी। ठीक 6 महीने बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इंडिया के खिलाफ हर उस हथियार का इस्तेमाल किया जिसकी ट्रेनिंग चीन ने दी थी। भारत और पाकिस्तान के बीच 87 घंटे की लड़ाई में पाकिस्तान ने लगभग हर चाइनीज हथियारों का इस्तेमाल किया, जबकि इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा मेड इन इंडिया वेपन ने हल्ला बोला। इस लड़ाई में चाइनीज हथियारों का मार्केट खराब हो गया। जिन मेड इन चीन हथियारों के दम पर पाकिस्तान इतरा रहा था, वो जोश 9 और 10 मई को ठंडा हो गया। इसका इंपैक्ट ये पड़ा, पाकिस्तान इंडियन एयरफोर्स का डर दिखाकर अमेरिका से एंटी एयर डिफेंस सिस्टम मांग रहा है। जब से चीन का HQ-9 डिफेंस सिस्टम इंडिया ने बर्बाद किया है, तब से पाकिस्तान खुलकर नहीं लेकिन इशारों इशारों में बता जरूर रहा है। चीन को उम्मीद थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच लड़ाई में उसके हथियारों की लाइव वॉर टेस्टिंग होगी। इंडिया पर चाइनीज हथियार भारी पड़ेंगे और चीन का वेपन मार्केट बूम करेगा, लेकिन हुआ इसके उल्टा। चीन के ड्रोन, एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल हिंदुस्तान की धूल में मिल गई। यह बात चीन को बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी। अभी तो शतरंज का खेल शुरू हुआ है, अभी तो शुरुआती चाल चली गई है। जैसे खेल शुरू हुआ वैसे ही चीन और पाकिस्तान को मात मिलने लगी। चाइनीज हथियारों के साथ पाकिस्तानी प्यादे मारे जा चुके हैं, लेकिन बादशाह और वजीर अभी बाकी हैं। इंडिया के बाएं तरफ LOC है, दूसरी तरफ LAC है। LOC के उस पार पाकिस्तान है, LAC के उस पार चीन है। फिलहाल चीन सीधे सीधे नहीं आएगा, वो पाकिस्तान को आगे बढ़ाएगा। शी जिनपिंग से पहले, आसिम मुनीर से पहले भी जब भी हिंदुस्तान की बात आती है तो चीन और पाकिस्तान एक हो जाते हैं। 1962 का युद्ध चीन और भारत के बीच हुआ था, जब हिंदुस्तान ने चीन से दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। उस वक्त चीन ने सबसे बड़ा धोखा दिया था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं इस जंग की शुरुआत पाकिस्तान ने की थी। फरवरी 1962 में पाकिस्तान ने UN में कहा था
वो शख्स काम घाटी से अपनी सेना हटा रहा है। यहां पर चीन और पाकिस्तानी सेना आमने सामने थी। 3 मई 1962 को पाकिस्तान और चीन ने कहा वो बॉर्डर विवाद पर बात कर रहे हैं और 12 अक्टूबर 1962 को चीन ने हिंदुस्तान पर हमला बोल दिया। हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान चीन से कोई भी सौदा करने के लिए तैयार है, चाहे उसका नुकसान हो या ना हो। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से चीन ने पाकिस्तान को नए हथियार सप्लाई करने भी शुरू कर दिए हैं। चीन और पाकिस्तान का डीएनए एक हो गया है और डीएनए की कोडिंग हिंदुस्तान बदलेगा, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर अभी पूरा नहीं हुआ है, तो इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। ऑपरेशन सिंदूर का फर्स्ट फेज एक तरह की टेस्टिंग थी। ऑपरेशन सिंदूर से यह समझ आ चुका है पाकिस्तान की रेड लाइन कहां तक है, पाकिस्तान के हथियारों में कितना दम है, पीओके और बलूचिस्तान में क्या आफ्टर इफेक्ट पड़ेगा, पाकिस्तान पर कार्रवाई से दुनिया का रिएक्शन क्या होगा। पाकिस्तान अंदर से खोखला है और बाहर से पूरी तरह से चीन पर निर्भर है। पाकिस्तान जितना पिटेगा, पाकिस्तान के हथियार जितने बर्बाद होंगे, उतना दर्द चीन को होगा। पाकिस्तानी सेना 80% हथियार चीन से खरीदती है। चीन के टोटल वेपन एक्सपोर्ट में पाकिस्तान का 50% हिस्सा है। यानी जंग भले ही पाकिस्तान से हो, इसका इफेक्ट और इंपैक्ट दोनों चीन पर पड़ेगा। चीन खोलकर कह चुका है कि वो पाकिस्तान के साथ है, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होगा तो क्या वो पाकिस्तान की मदद के लिए अपनी सेना भेजेगा। जंग के मैदान पर हर एक वॉर सिनेरियो पर काम होता है। कब क्या हो सकता है उसके हिसाब से तैयारी की जाती है। ऐसा नहीं है इंडियन आर्मी को 2 फ्रंट वॉर का ख्याल नहीं है, बल्कि वो इसके लिए तैयार भी है। जल, थल और नभ यानी इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स तीनों नई जंग की तैयारी कर रही हैं। हाईटेक वॉर के लिए एकदम नया युद्धाभ्यास कर रही हैं। किस तरह की तैयारी की जा रही है, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं दी जा रही है। पाकिस्तान बॉर्डर के पास इंडियन एयरफोर्स बहुत बड़ी वॉर एक्सरसाइज कर रही है। इस युद्धाभ्यास की गूंज इस्लामाबाद और रावलपिंडी तक पहुंच रही है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में इंडियन एयरफोर्स का मेजर रोल था। पार्ट 2 में इंडियन फाइटर जेट्स का सबसे अहम रोल होगा। 10 मई के बाद से किसी इंडियन फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान में ब्रह्मोस मिसाइल से हमला नहीं किया है, लेकिन 10 मई के बाद इंडियन एयरफोर्स और भी ज्यादा अग्रेसिव हो गई है। 10 मई के बाद से पीओके में पाकिस्तान एयरफोर्स ने 70+ सॉर्टीज की हैं, जबकि एलओसी के पास इंडियन फाइटर जेट्स ने 380+ सॉर्टीज की हैं। पीओके के एक एक इंच पर इंडियन लड़ाकू विमान की नजर है। इंडियन एयरफोर्स के लिए पाकिस्तान कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। जो चुनौती है वो है एक ही वक्त में पाकिस्तान और चीन का मुकाबला करना। यकीन मानिए इंडियन फोर्सेस ने तो बहुत दूर तक की प्लानिंग पहले से कर रखी है। इन सब हेडलाइंस में 2 शब्द कॉमन हैं, आईएफ और वोल्फ पैक। यही पाकिस्तान का सबसे बड़ा डर है, यही इंडिया की सबसे बड़ी ताकत है। इसी डर का जिक्र अमेरिका में पाकिस्तान डेलीगेशन कर रहा था। इंडियन एयरफोर्स जो राजस्थान में एयर वॉर एक्सरसाइज कर रही है, उसमें भी वोल्फ पैक का युद्धाभ्यास जरूर हो रहा होगा। आपसे एक छोटा सा कैलकुलेशन पूछते हैं, 500 का 5 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा? 2500। सोचिए, जब एक साथ 500 प्लेन एक साथ 5-5 मिसाइल छोड़ेंगे और 2500 मिसाइल एक साथ पाकिस्तान पर गिरेंगे। यह वोल्फ पैक डॉक्ट्रिन का एक हिस्सा है। इसमें एक साथ सैकड़ों प्लेन एक बार में पाकिस्तान पर हमला करेंगे। इसमें अटैक ड्रोन, अटैक हेलीकॉप्टर सब होंगे। इतना जबरदस्त अटैक होगा, पाकिस्तान समझ ही नहीं पाए किस प्लेन से बचना है, किस प्लेन से लड़ना। इंडियन वोल्फ पैक डॉक्ट्रिन का डर है। पाकिस्तान अमेरिका से एंटी एयर डिफेंस सिस्टम मांग रहा था। पाकिस्तान कभी अमेरिका से भीख मांगता है, कभी चीन के सामने गिड़गिड़ाता है,
लेकिन पाकिस्तानी पत्रकार दावा करते हैं कि उनके पास चीन से भी एडवांस टेक्नोलॉजी है। बोलते बोलते खुद उनको भी हंसी आ जाती है। इस वक्त पाकिस्तान की ताकत चीन है, मजबूरी चीन है, मजबूती चीन है और चीन ही उसके बर्बाद होने की वजह भी है। चाइनीज आर्म्ड वेपन के भरोसे पाकिस्तानी आर्मी ने पहलगाम को अंजाम दिया। अब सिंदूर फेज 2 के डर से पाकिस्तान और हथियार खरीद रहा है। जितने हथियार मुनीर खरीदता है उतनी पाकिस्तानी जनता भूखी मरती है। अगर पाकिस्तानी और इंडियन एयरफोर्स की तुलना करें तो भारत के पास 513 फाइटर जेट्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 328, इंडिया के पास 214 अटैक प्लेन्स हैं, पाकिस्तान के पास 117, भारत के पास 899 हेलीकॉप्टर्स हैं, पाकिस्तान के पास 373 हेलीकॉप्टर्स हैं, इंडिया के पास 80 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, पाकिस्तान के पास 57 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। टोटल इंडियन एयर पावर 2229 विमानों से है, जबकि पाकिस्तान के पास 1399 विमान हैं। मिसाइल की बात करें तो ब्रह्मोस का तोड़ ना पाकिस्तान के पास है ना चीन के पास है। भारत और पाकिस्तान की 87 घंटे की लड़ाई को चीन बड़े गौर से स्टडी कर रहा था। अगर इस जंग में भारत कमजोर पड़ता तो एलएसी पर चीन नया फ्रंट खोलने की तैयारी कर रहा होता। लेकिन जिस तरह से चाइनीज हथियारों को इंडियन मिसाइल ने ढूंढ कर तबाह किया है, जिस तरह से चाइनीज मिसाइल नाकाम हुई है, उसके बाद चीन खुलकर सामने आने की गलती नहीं करेगा। चीन की आदत है, वो अपने से बराबरी वालों से कभी जंग नहीं करता, लेकिन उसको उलझाने के लिए उसके दुश्मन की ताकत बढ़ाता है। पाकिस्तान के साथ चीन यही कर रहा है। चीन जितना पाकिस्तान को चढ़ाएगा उतना पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के करीब आ जाएगा। अगर आप इंडियन फोर्सेस की टाइमलाइन देखेंगे तो साफ हो जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट जरूर होगा। 31 मई को सिविलियन के लिए मॉक ड्रिल हुई, 27 मई को बबीना में आर्मी का युद्धाभ्यास हुआ, 31 मई को पोखरण में आर्मी की एडवांस वॉर एक्सरसाइज हुई, 1 से 3 जून तक इंडियन नेवी ने युद्धाभ्यास किया। इंडियन फोर्सेस किसी बहुत बड़े ऑपरेशन की तैयारी में हैं, जो 22 अप्रैल को आतंकी ठिकानों पर हमले से बहुत अलग होगा, 10 मई को पाकिस्तानी एयरबेस को तबाह करने से बहुत बड़ा होगा और इस बार चाइनीज हथियारों की कब्र खुदेगी। राहुल गांधी ने मैच फिक्सिंग की बात कर हंगामा खड़ा कर दिया है। राहुल ने यह दावा किया कि महाराष्ट्र की तरह बिहार का मैच भी फिक्स हो चुका है। 5 बार बिहार यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी राहुल को जीत की राह नहीं मिल रही। राहुल ने पर्सनली फिर से वोटों की काउंटिंग भी शुरू की है। वो 5 बजे से 7 बजे तक हुई वोटिंग की काउंटिंग कर चुके हैं, डेटा भी जारी कर चुके हैं। राहुल की गिनती में गड़बड़ है या डेटा में फैक्ट चेक में क्या मिला है, इस रिपोर्ट में देखिए सब कुछ। राहुल गांधी मैच फिक्सिंग का टेप क्यों बजा रहे हैं? क्या राहुल संभावित चुनावी हार का बहाना ढूंढ रहे हैं? तो मैच फिक्सिंग जो है ना, ये तो बीजेपी तो माहिर है इसमें। यही खेल बिहार में खेला जाएगा। हाँ, यही तो खेल बिहार में खेला जाएगा। राहुल ने किस बेस पर कहा कि महाराष्ट्र का चुनावी मैच फिक्स था? राहुल किस बेस पर कह रहे हैं कि बिहार का चुनावी मैच भी फिक्स है? इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी इन्होंने बिहार में अपनी हार मान ली है। राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी 24 घंटे से मैच फिक्सिंग और चुनाव में चोरी वाली लाइन अपनी टाइमलाइन पर घुमा रही है। राहुल का नैरेटिव पूरे देश में फैलाने के लिए देश के चुनिंदा 15 अखबारों और 13 भाषाओं में कांग्रेस ने आर्टिकल छपवाए हैं।
राहुल के दावों में कितनी सच्चाई है, उनके एक एक पॉइंट का आज फैक्ट चेक करेंगे और सच्चाई सामने रखेंगे। पहले जान लीजिए कि 25 और 26 में कहां कहां चुनाव है और कांग्रेस किस हाल में है। इस साल बिहार में चुनाव है, 2026 में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में चुनाव है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी असम को छोड़कर कहीं डायरेक्ट फाइट में नहीं है। वो कहीं नंबर 3 तो कहीं नंबर 4 और 5 की पार्टी हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या राहुल गांधी हार की हताशा में ऐसे आरोप लगा रहे हैं? क्या मोदी पर शक जताकर राहुल गांधी फेस सेविंग का जुगाड़ ढूंढ रहे हैं? क्या चुनाव आयोग पर निशाना साधकर वोटर के मन में अविश्वास पैदा करना चाहते हैं? राहुल गांधी मौसम वैज्ञानिक अब नए हो गए, हार के मौसम वैज्ञानिक, और वो अपने हार का जायजा उनको मिल चुका है। जनता एनडीए के साथ है तो मैच फिक्स भी जनता के साथ है। जनता आज एनडीए के साथ इसलिए है, हर गांव में सड़क है, बिजली है। राहुल गांधी को ये पता चल गया है, इसीलिए ऐसी भाषा बोल रहे हैं। डर गया सो मर गया, वो मरे हुए व्यक्ति हैं। राजनीतिक दृष्टि से अब उनमें कोई जान नहीं। राहुल गांधी ने दावा किया है कि महाराष्ट्र चुनाव में मतदान के आखिरी 2 घंटे में बोगस वोटिंग कराई गई। राहुल का दावा है कि 85 विधानसभा क्षेत्रों के 12,000 बूथों पर बोगस वोटिंग हुई। अब समझिए कि राहुल गांधी ने किस आधार पर यह दावा किया है। राहुल के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव में इन बूथों पर बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा था। 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहां फायदा मिला। राहुल गांधी ने कामठी विधानसभा का उदाहरण भी दिया है। राहुल का दावा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 1,19,000 वोट मिले, फिर विधानसभा चुनाव में बीजेपी के वोट यहां बढ़कर 1,75,000 कैसे हो गए। फैक्ट चेक में राहुल का यह दावा सही नहीं पाया गया। कामठी विधानसभा महाराष्ट्र के रामटेक लोकसभा सीट में आती है। लोकसभा चुनाव में यहां बीजेपी ने कैंडिडेट नहीं उतारा था, शिंदे गुट ने चुनाव लड़ा था। मतलब बीजेपी जहां चुनाव ही नहीं लड़ी, राहुल ने वहां भी बोगस वोटिंग का दावा कर दिया। दूसरी बात, कांग्रेस कैंडिडेट को यहां 2019 के मुकाबले 2024 विधानसभा चुनाव में 26,969 वोट ज्यादा मिले। राहुल ये नहीं बता पाए कि कांग्रेस के वोट कैसे बढ़े। राहुल गांधी ने एक और दावा किया है, बीजेपी को जिताने के लिए फर्जी वोटिंग कराई गई। अपने दावे का आधार राहुल गांधी ने आखिरी 2 घंटे के पोल परसेंटेज को बनाया है। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि शाम 5 बजे तक 58.22% मतदान हुआ तो 7 बजे तक 66.05% मतदान कैसे हो गया। आखिरी 2 घंटे में वोटर टर्नआउट में 7.83% का जंप कैसे आया। 76 लाख वोटर कैसे बढ़े। लोकसभा चुनाव में यह डिफरेंस सिर्फ 0.64% था। 2 घंटे के अंदर वोटर टर्नआउट में आए उछाल की सच्चाई क्या है, जिसे लेकर राहुल भ्रम फैला रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में 58 लाख वोटिंग प्रति घंटे हुई। अगर इस आधार पर कैलकुलेशन करें तो ऐसे में आखिरी 2 घंटे में 1,16,00,000 वोट पड़ सकते थे, जबकि वोट पड़े सिर्फ 65 लाख, जो काफी कम है। फैक्ट चेक में आखिरी 2 घंटे में पोल परसेंटेज बढ़ने का राहुल गांधी का दावा सही नहीं है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस ने उस वक्त फॉर्म 17A में आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कराई, जबकि 1 लाख बूथों पर कांग्रेस समेत दूसरी पार्टी के 27,099 एजेंट मौजूद थे। देखिए, मैं राहुल जी को इतना ही कहना चाहूंगा कि ताउम्र राहुल जी आप यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पर थी और आईना पूछते रहे। फैक्ट चेक में अब तक जो मिला,
बोगस वोटिंग पर राहुल गांधी का दावा गलत निकला। आखिरी 2 घंटे में फर्जी वोटिंग का दावा भी गलत निकला। अब हम आगे राहुल गांधी के वोटर लिस्ट में हेराफेरी, फेक वोटर रजिस्ट्रेशन और बल्क वोटर डिलीशन के दावों की पड़ताल करेंगे ताकि सच्चाई को सामने लाया जा सके। राहुल गांधी का दावा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाता जोड़े गए। राहुल गांधी का आरोप है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वोटर लिस्ट में 41 लाख नए वोटर जोड़े गए। ऐसा सिर्फ 5 महीने के गैप में हुआ जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान था। यह बढ़ोतरी करीब करीब उतनी ही है जितने वोटर 5 साल में बढ़े। राहुल ने इसे हेराफेरी कहा। राहुल के आरोपों में सच्चाई क्या है, इसे समझिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वोटर लिस्ट तैयार करते वक्त 1,03,727 बीएलए तैनात किए गए थे, जिनमें 27,099 बीएलए कांग्रेस पार्टी के थे। इस वोटर लिस्ट को लेकर सिर्फ 90 शिकायतें की गई थी। चुनाव आयोग ने सभी शिकायतों का समाधान किया। फैक्ट चेक में वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाता जोड़ने का आरोप सही नहीं मिला। राहुल गांधी का एक और आरोप है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारी तादाद में मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। उन्हीं लोगों के नाम हटाए गए जिनका रुझान कांग्रेस की तरफ रहा है। वोटर लिस्ट से हर एक विधानसभा में 2,779 नाम डिलीट किए गए। इनमें ज्यादातर वो थे जो अब जिंदा नहीं हैं या फिर वो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं और उनका वोटर कार्ड बन चुका है। चुनाव आयोग का दावा है कि कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव की मौजूदगी में डिलीशन किया गया। फैक्ट चेक में वोटर लिस्ट डिलीशन में गड़बड़ी का आरोप तथ्यों से परे था। राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान सबूतों को छुपाने का आरोप भी लगाया। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से 2024 लोकसभा चुनाव और उसके बाद विधानसभा चुनाव का डिजिटल डेटा उपलब्ध कराने की मांग की है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शाम 5 बजे के बाद मतदान का सभी सीसीटीवी जारी करने की मांग की है। चुनाव आयोग ने 24 दिसंबर 2024 को कांग्रेस को जवाब भेजकर सभी तथ्य सामने रखे थे। संवेदनशील चुनावी डेटा और सीसीटीवी फुटेज किसी मतदाता को डराने, धमकाने और मैनिपुलेशन में इस्तेमाल ना हो, इसलिए उसकी सुरक्षा जरूरी है। वोटर लिस्ट बनाने से लेकर उसमें नए नाम जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है, जिस तक सभी पार्टियों की पहुंच है। ऐसे में कांग्रेस के दावे चुनाव आयोग को बदनाम कर मतदाताओं के मन में कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश से ज्यादा कुछ नहीं है। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि जहां वोटर लिस्ट में ज्यादा नाम जोड़े गए वहां बीजेपी जीती। फैक्ट चेक में पता चला कि वोटर लिस्ट में बढ़ोतरी वाली 53 सीटें ऐसी हैं जहां महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट चुनाव जीते। मुंब्रा सीट पर 41,643 मतदाता बढ़े, यहां एनसीपी का शरद गुट जीता। भिवंडी सीट पर 37,535 मतदाता बढ़े, यहां समाजवादी पार्टी जीती। नागपुर नॉर्थ सीट पर 23,421 मतदाता बढ़े और यहां कांग्रेस जीती। धारावी में 8,653 मतदाता बढ़े, यहां कांग्रेस जीती। यवतमाल में 13,926 मतदाता बढ़े, यहां भी कांग्रेस जीती। राहुल गांधी और उनकी टीम सच्चाई को स्वीकार करने की बजाय झूठ का पहाड़ खड़ा करने में लगी है। अभी 4-5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, बिहार में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, केरला में, असम में। अगले साल होने वाले हैं, इस साल तो बिहार में होगा। तो मैच फिक्सिंग जो है ना, ये तो बीजेपी तो माहिर है इसमें। अगर चुनाव आयोग एक निष्पक्ष, एक संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, तो निष्पक्ष तरीके से वो अपना काम करें और ये देखना भी चाहिए, दिखना भी चाहिए कि ये निष्पक्ष तरीके से काम कर रहे हैं, पारदर्शिता से काम कर रहे हैं। यही खेल बिहार में खेला जाएगा। हाँ, यही तो खेल बिहार में खेला जाएगा, क्योंकि बिहार में उनको स्थिति इतनी कंफर्टेबल नहीं है जितना कि वो समझ रहे हैं। राहुल गांधी ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार पैनल में भारत के मुख्य न्यायाधीश की जगह एक कैबिनेट मंत्री को शामिल करने के फैसले पर सवाल उठाए हैं।
सवाल यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एक समिति ने की थी, जिसमें प्रधानमंत्री के साथ लीडर ऑफ ऑपोजिशन और गृह मंत्री भी शामिल थे। कानून मंत्री की अध्यक्षता में लीडर ऑफ ऑपोजिशन से राय लेने के बाद ही मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की गई थी। यह कांग्रेस के जमाने से ज्यादा पारदर्शी प्रक्रिया है, जब सीईसी के नियुक्ति में विपक्ष के नेता से परामर्श भी नहीं किया जाता था। कहा जाता है कि उस वक्त कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी ही सीईसी पर अंतिम फैसला लेती थी। कांग्रेस के शासन में चुनाव आयुक्तों को बाद में अवार्ड देकर सम्मानित किया जाता था। आखिर उन्हें ऐसा करने की जरूरत क्यों थी? मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब तक राहुल गांधी जमीन पर नहीं उतरेंगे, तथ्यों को जब तक वो नहीं समझेंगे और जब तक अपने आप से झूठ बोलेंगे, अपने आप को झूठा आश्वासन और झूठा दिलासा देंगे, तब तक उनकी पार्टी कभी जीत नहीं सकती। उनको जागना ही पड़ेगा, यथार्थ समझना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसी बेसिर पैर बातें वो हमेशा करते रहेंगे, हमेशा झूठ बोलते रहेंगे, हमेशा मतदाताओं का अपमान करते रहेंगे। ये राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के मतदाताओं का जो अपमान किया है, इसके लिए मैं उनका निषेध करता हूँ। देखिए, राहुल गांधी जो बोलते हैं न उनको पता होता है वो क्या बोल रहे हैं, न सुनने वाले को समझता है वो क्या बोल रहे हैं, इसलिए उसके ऊपर मैं क्या प्रतिक्रिया दूं।